टीपीपी के क्वेश्चंस करते हैं। प्रोबेबिलिटी, और वही टीपीपी में लास्ट वाले 75 से लेके 100 के बीच में क्वेश्चंस दिए थे। यही वाले क्वेश्चंस में कुछ डाउट होगा तो जल्दी से क्वेश्चंस खत्म करते हैं, फिर कुछ इधर उधर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और फिर जो पेपर था, एक पेपर कम से प्रोबेबिलिटी नहीं, वेक्टर्स का पेपर डिस्कस कर लेंगे। वेक्टर्स का चैप्टर टेस्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो चैप्टर टेस्ट नहीं, सबसे पहले तो जो टीपीपी है, क्वेश्चन नंबर 75 से लेके 100 के बीच में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं मैं डाउट में? 76 76 भी है, 76 भी डाउट में है। हाँ। नहीं, 77 और 78। 77 और 78 यू सेइंग? हाँ, 77 and 78. Okay. Any other question? 76 86. 76. 86. Okay. Sorry. 76 76. Okay. 82. 82. 83 83. 89. 89. 85 94 85. 94. 79. 79. 93 93. 87. 87. चलो 99. 99. 95 95. 9. 97 90. 90. 97 97. ओके, इतने ही है? कोई और भी है भाई? 96. 96. और कोई? चल 76 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 76, ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट मुझसे मिस हो गया था जब मैं पीएनसी पढ़ा रहा था तब, तो अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन आ गया है। 76. ओके, 76 में बोल रहा है सपोज ए हैज 7 फेयर कॉइन्स एंड बी हैज 6 फेयर कॉइन्स। ओके, ठीक है। इफ ए एंड बी टॉस these coins simultaneously, then the probability that A and B get equal number of heads. अच्छा, तो heads मिलना मेरा क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। ओके, गेटिंग ए हेड्स ऑन द कॉइन इज माय सक्सेस। तो सक्सेस कैसे मिल सकता है? कैसे मिल सकता है भाई? पहले 7 में से, पहले वाले केस में ए के लिए 7 में से 0 कॉइन्स पर अगर हेड आ जाए, और बी के लिए भी सेम चीज आ जाए, बी के लिए 6 में से 0 कॉइन्स पे हेड आ जाए, तो दोनों को इक्वल नंबर ऑफ सक्सेस मिलेगा। ठीक है? हाँ। पर ये चीज कैसे होगी देखो। अब पहले मैं ये डिसाइड कर लेता हूं कि सक्सेस क्या क्या है। सक्सेस है 0 हेड्स मिलना, प्लस सक्सेस है 1 हेड्स मिल जाए तुझे दोनों को, दोनों प्लेसेस पे। सक्सेस है 2 हेड्स मिल जाए दोनों प्लेसेस पे। सक्सेस है 3 हेड्स मिल जाएं दोनों के लिए। सक्सेस है 4 हेड्स। सक्सेस है 5 हेड्स। सक्सेस है 5 हेड्स मिल जाएं। सक्सेस है 5 हेड्स मिल जाएं, और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 6 भी हो सकती है। 6 हेड्स हो जाए, 7 हेड्स के लिए काम नहीं बनेगा, 7 हेड्स के लिए काम नहीं चलेगा। ठीक है? ओके, अब देखो एकदम गौर से सुनना, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का ही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है? तो 0 सक्सेस की बात करते हैं। 0 सक्सेस की बात करें तो 7 कॉइन्स में से हमें 0 हेड्स, 7 ट्रायल्स में से 0 हेड्स चूज करने हैं। हाँ, उसके बाद की कहानी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पावर 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पावर 7। अच्छा,
क्या मेरा काम खत्म हो गया? क्या दोनों को सक्सेस, दोनों के लिए इक्वल नंबर ऑफ हेड्स आ गए हैं? नहीं आए, अभी नहीं आए, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब बाकी बचे हुए 6, बाकी बी के लिए जो 6 ट्रायल्स हैं उसमें भी 0 सक्सेस मिल जाए, और जो बी के लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो अभी भी 1/2 है। 0 सक्सेस, फेलियर पावर 6। ठीक है भाई, तो पहला वाला केस चमक गया। ओके, हाँ इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले केस में आउट ऑफ 7 ट्रायल्स एक सक्सेस मिले, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 पावर 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/2 पावर 7 - 1, दैट इज 6। अभी काम खत्म नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन जारी रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज यहां पर फिर से हाफ पावर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज हाफ पावर 5। तो आपको कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू मिल रहा है कि एक चीज तो कंटिन्यू करने वाली है, सभी के साथ में एक चीज कंटिन्यू करेगी। वो क्या है भाई? 1/2 रेज टू द पावर 13, 1/2 रेज टू द पावर 7, और इधर में 6, 30। ठीक है, तो हाँ, अप टू ये वाली चीज कंटिन्यू करेगी। 7 में से 6 सक्सेस मिल जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ऑफ कोर्स अब मैं यहां पर डायरेक्टली 7 लिखता हूं, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, सॉरी 6 में से 6 इधर मिल चुके हैं, 0 सक्सेस मिले, 6 में से 0 सक्सेस नहीं, 6 में से 6 सक्सेस मिले, और यहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का पावर 6। इसका जब हम सम निकालेंगे तो हाफ रेज टू द पावर 13 कॉमन आ जाएगा। अब आ जाएंगे मेरे पास टर्म्स 7c0 इंटू 6c0 प्लस 7c1 इंटू 6c1 प्लस 7c2 इंटू 6c2 प्लस 7c3 इंटू 6c3 प्लस अप टू प्लस 7c6 इंटू 6c6। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा भाई, ये वाली चीज तो आ रही है, पर फिर जब मैंने अपने ऑप्शंस देखे तो ऑप्शंस में 13c6, 13c12, 13c5 इस फॉर्म में ऑप्शंस लिखे हुए हैं। हाँ, हम इन सबको ऐड करके इनका सम फाइंड करके 13c6 तक शायद पहुंच सकते हैं, पर थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। ओके, अरे भाई आप 7c3, 6c3 निकाल सकते हो ना, मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। पर गड़बड़ क्या है? गड़बड़ नहीं है। हाँ, हमने कोई एक फॉर्मूला अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा कि NCR और N-1CR का फॉर्म कैसा होता है। हमें नहीं पता ये वाला फॉर्म कैसा दिखता है, पर इसके लिए एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा क्या? NCR और N-1CR, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला देखा क्या? लोअर कोफिशिएंट्स के सम और डिफरेंस के फॉर्म में शायद कुछ खेला था हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में। तो लोअर कोफिशिएंट्स के सम और डिफरेंस, अभी तो दोनों लोअर कोफिशिएंट्स सेम खेल रहे हैं भाई। ठीक है, पर ये जो दूसरा वाला फॉर्म है, 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, इसको मैं अप टू 6c6, इसको मैं चेंज करके लिखना चाहता हूं। मैं इसको कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं, 1/2 रेज टू द पावर 13 तो कंटिन्यू करेगा, 1/2 रेज टू द पावर 13 तो कंटिन्यू करेगा। मैं चाहता हूं वो जो 6c0 है, मैं उसको कुछ ऐसा लिख लूं, 7c0 और 6c6 प्लस 7c1 और 6c5 और 7c2 और 6c5 के बाद 4 plus up to, and last one will be 7c6 and 6c0। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा। ठीक है, अब देखना चमत्कार। अभी सर, हाँ बेटा, सर ऐसे कन्वर्ट क्यों किया? हाँ तो यही तो मैं आगे बताने वाला हूं, ऐसे कन्वर्ट क्यों किया। ओके, ऐसे कन्वर्ट कैसे किया ये पूछ सकते हो, कैसे किया ये तो समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, कैसे किया है समझ में आ रहा है तो चलेगा। ठीक है, अब पहले वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि दोनों लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वर इक्वल। नई प्रॉपर्टी में क्या दिख रहा है? सम ऑफ लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज 6। ठीक है, अच्छा, तो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं। इसको मैंने लिखा
1/2 रेज टू द पावर 13, ये चीज तो कंटिन्यू हुई। जो ये समेशन है, जो ये सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का सम है, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, समेशन समेशन आर की वैल्यू वेरी कर रहा हूं मैं 0 से लेकर के 6 तक, और ये है 7CR 7CR, और ये बन जाएगा 6C 6 माइनस आर 6C 6 माइनस आर। ऐसा कुछ दिखेगा क्या? ऐसा कुछ दिखेगा? अब देखो, हाँ। ये जो नया वाला फॉर्म दिख रहा है ना, ये एक स्टैंडर्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में नंबर ऑफ चॉइसेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी बहुत कम चांसेस है कि जेईई मेंस में कभी पूछे, जेईई एडवांस में एक बार पूछ चुका है। ये जो आप सीक्वेंस दिख रहा है आपको, इस सीक्वेंस के बारे में अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, दिस सीक्वेंस इज सेम एज, अगर मैंने आपसे ऐसा बोला कि मेरे पास अभी है 7 ब्लैक बॉल्स, अच्छा भाई, और मेरे पास है 6 वाइट बॉल्स, ठीक है। और आउट ऑफ 7 ब्लैक बॉल्स एंड 6 वाइट बॉल्स, मुझे जो छोटा नंबर है ना, जैसे ये वाला 6 है यहां पर, तो मैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अभी मेरे पास है 13, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि 7 बॉल्स आर ब्लैक एंड 6 आर वाइट। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे इन 13 बॉल्स में से मैं 6 बॉल्स चूज करना चाहता हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इन 13, अभी भूल जाते हैं कि सर 7 ब्लैक बॉल्स हैं या व्हाइट बॉल्स हैं, उनकी कलर क्या है। मैं केवल सिंपली ऐसा बोल रहा हूं कि अरे एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी, 7 डिस्टिंक्ट ब्लैक बॉल्स और 6 डिस्टिंक्ट व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है। बॉल्स बिल्कुल अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। या फिर इसको ऐसा ले लो, आप ऐसा ले लो, डिस्टिंक्ट बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ बॉल्स आप मेन एंड वीमेन ले लो, ठीक है। 7 men are there and 6 women are there, ठीक है। 6 women are there, ठीक है। और आउट ऑफ दीज 13 पीपल, अब तो ये डिफरेंट है भाई, मैन और वीमेन तो डिफरेंट है, ठीक है। इन 13 लोगों में से अगर मैंने आपसे बोला कि आपको इन 13 में से कोई 6 लोगों को चूज करना है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 13 में से कोई 6 लोगों को चूज करना हम भूल जाते हैं, आपने तो कोई कंडीशन दी नहीं कि इतने मेन और इतने विमेन होने चाहिए। तो मैं सिंपली इसको बोल दूंगा सर 13C6, इसको मैं सिंपली बोल सकता हूं ये 13C6 है, 13 में से 6 लोगों को चूज कर लिया, ठीक है। लेकिन जब मैं ये 13C6 बोल रहा हूं, जब मैं वो छोटे वाले के चॉइसेस पर डिपेंड कर रहा हूं, जो छोटा वाला नंबर है उतने ही एग्जैक्टली एंटिटीज चूज कर रहा हूं, तो 13C6 में देखो तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। 13C6 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं भाई? 13C6 की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप आउट ऑफ 7 मेन आपने एक भी मैन नहीं चूज किया, और जो बचे हुए 6 विमेन थे उसमें से 6 विमेन चूज कर लिए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है आउट ऑफ 7 मेन आपने एक मैन चूज किया, और जो बचे हुए 6 विमेन थी उसमें से 5 विमेन चूज कर ली, और इसी तरह से बाकी पॉसिबिलिटीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। आउट ऑफ 7 आई हैव चूजन 6, आउट ऑफ 6 आई हैव चूजन 4, then out of 7 I can choose 3, out of 6 I have to choose 3 again, then out of 7 I can choose 4, out of 6 I have to choose 2, then out of 7 I can choose 5, out of 6 I have to choose 1, then out of 7 I can choose 6, and out of 6 I have to choose none, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 13C6 की ही तो पॉसिबिलिटीज हैं, ये 13C6 की ही तो पॉसिबिलिटीज हैं जो मेरे चॉइसेस हैं, यही सर। इसके अलावा कोई ऐसा चॉइस है जो नहीं हो सकता है? सॉरी, हो सकता है ऐसा कोई भी चॉइस जो इस 13C6 में कंटेन नहीं हो सकता, और मैंने नहीं हो सकता है और मैंने यहां पर लिखा नहीं है। ऐसा और कोई केस हो सकता है क्या भाई? 6 लोगों को चूज करना है तो ज्यादा से ज्यादा 6 विमेन हो सकते हैं, और कम से कम 0 विमेन हो सकती हैं। और आपको जब 6 लोगों को चूज करना है तो अरे भाई आप कोई भी 6 को चूज करेंगे तो आप मैक्सिमम जो छोटा वाला नंबर है, मैक्सिमम आप 6 विमेन चूज कर रहे हो,
तो एक बार 6 विमेन होंगी, जब 5 विमेन होंगी तो ऑफ कोर्स आपको वो 7 मेन में से कोई एक मैन चूज करना पड़ेगा। फिर जब वो 4 विमेन होंगी तो ऑफ कोर्स वो बाकी 7 में से 2 को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट रिलेशंस आ गए यहां पर। ठीक है, आपके जो चॉइसेस हैं वो कॉन्स्ट्रेंट हो जा रहे हैं, आपके जो चॉइसेस हैं वो मैक्सिमम छोटे वाली वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर ये 6 था, आपके चॉइसेस ये वाला जो 6 है, ये वाला जो 6 है वो छोटे वाले पर डिपेंड कर रहा है, छोटे वाले पर डिपेंड कर रहा है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अभी के लिए 1 का है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हम कैसे पकड़ेंगे कि हाँ जो अभी ऊपर समेशन लिखा हुआ है, वो 13C6 ही है। आई गेस इट्स 13C6 ना, 13 में से 6 लोगों को चूज कर लिया, हाँ वो 13C6 ही है, मल्टीप्लाइड बाय द अदर टर्म दैट इज 1/2⁻13। ओके, तो ये वाली चीज कैसे पता चलेगी? पहले देखो तो ऐसा कोई आंसर है क्या? हाँ शायद आंसर ए दिया है। ओके, इवन दो आंसर, हाँ चलो आंसर ए दिया। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो पता कैसे चलेगा कि यही वाला फॉर्म अप्लाई करना है? नहीं पता चलेगा, और आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है। ठीक है, ये वाला फॉर्म परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस का ही एक फॉर्म होता है, जिसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से याद कर सकते हो कि जब मैक्सिमम चॉइसेस आपकी छोटी वाली चॉइसेस हो जाती हैं और दोनों का डिफरेंस 1 हो जाता है, या शायद 2 में भी काम करता है, एनसीआर n-2CR में भी काम करता है, पर ये वाली चीज आप लिख के ही ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसी से बेटर होगा। और ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट एक बार जेई एडवांस पूछ चुका है, मुझे नहीं लगता कि जेई मेंस इस लेवल तक क्वेश्चन पूछेगा। ओके, समझ में आया सभी को? हाँ अरे सोचना पड़ेगा ना कि चॉइसेस कांस्टेंट कैसे हो जा रही हैं। जब मैं 6 में से 5 उधर से चूज कर रहा हूं तो मुझे एक कहीं और से चूज करना ही है। ठीक है, 6 में से 6 चूज कर सकते हैं, तब दूसरे वाले से कोई चॉइस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रख के देखना पड़ा ना भाई। हाँ, तो मैं सब बोल रहा हूं कि इंस्टीड ऑफ रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, हाँ इसका एक फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेटरीज में इसका एक फॉर्मूला होता है, NCR n-PCR समथिंग फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को कोई याद मत करे, केवल इस क्वेश्चन को याद रखें। ठीक है, इस फॉर्म का इकलौता यही एक क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन याद रखो, शायद से अगर कभी एग्जाम में, जो कि नहीं होने वाला है, गारंटीड है, अगर कभी किसी दूसरे एग्जाम में, जेई मेंस में नहीं पूछने वाला, अगर आपको जेई एडवांस में फिर से दिखे, जेई एडवांस कॉन्सेप्ट्स रिपीट नहीं करेगा, फिर भी अगर फिर से दिखे तो इस तरह से सॉल्व होता है, याद रखना। ठीक है, और दूसरा तरीका तो आप जानते ही हो, 13C6 डायरेक्टली निकाल लो और क्या करो, इन सब का सम डायरेक्टली निकाल लो। ठीक है, तब भी आंसर मैच करेगा। ओके, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 76 हुआ, अच्छा क्वेश्चन था और कुछ नया कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद, अच्छा 77 भी है डाउट में, क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 77 है। ओके, सो 77 में बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 1 व्हाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल्स। एक सेकेंड, ball is drawn, the probability balls are different colors is। अच्छा देखो, तो जैसे ही, मतलब ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद ही चमक जाएगा कि क्या अप्रोच होना चाहिए। क्या अप्रोच होना चाहिए केतकी बेटा? डिफरेंट कलर्स की बॉल चूज करने से अच्छा हम क्या करें? सेम कलर की चूज करें। हाँ, 1- प्रोबेबिलिटी की सेम कलर्स की बॉल चूज कर लो। ठीक है, सेम कलर की बॉल्स चूज कर लो। ठीक है, तो देखो, तो अभी के लिए बॉक्स एक्स की बात हो रही है। बॉक्स एक्स में 1 व्हाइट 3 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, और बॉक्स वाई में 2 व्हाइट 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनना भाई, अपने टीपीपी का लेवल मोस्टली जेई मेंस लेवल के बराबर का ही है, तो जरूर सारे क्वेश्चंस जिसने सॉल्व नहीं किए टीपीपी के फिर से कर लेना। ठीक है, चलो ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं और बहुत टफ भी नहीं है। ओके, चलो दोनों बॉक्स की बात हो रही है और मुझे बॉल्स चूज करनी है डिफरेंट कलर्स की। ठीक है, अच्छा भाई, तो किस तरह से चूज करते हैं और वो प्रोबेबिलिटी कैसे है
कि अगर मैं कोई दो बॉल्स चूज कर रहा हूं, नहीं, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस, देन अच्छा एक ही बॉल से, अच्छा एक बॉक्स से एक बॉल चूज कर रहे हैं, फिर दूसरे बॉक्स से एक बॉल चूज कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफरेंट कलर्स की हो? ठीक है, तो आप क्या करते, आप रेड और ब्लैक, ब्लैक और रेड, देन व्हाइट और ब्लैक, इतने सारे परमुटेशंस करने से अच्छा आप सेम कलर की बॉल्स चूज करो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और उसको 1 माइनस कर दो। ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की सेम कलर्ड बॉल्स दोनों से चूज की जा रही हैं। ठीक है, तो पहले वाले से मैंने व्हाइट बॉल चूज की और दूसरे वाले से भी मैंने व्हाइट बॉल चूज की। ठीक है, सेम कलर की बॉल आ गई, ये केस हो सकता है। या फिर पहले वाले से मैंने रेड कलर की बॉल चूज की और दूसरे वाले से भी मैंने 4 3 7 दोनों रेड कलर की बॉल चूज की, फिर तीसरे वाले से, सॉरी, पहले वाले से मैंने ब्लैक कलर्ड बॉल चूज की और दूसरे वाले से भी मैंने ब्लैक कलर्ड बॉल चूज की। ठीक है, तो ये आंसर दे देगा भाई। ठीक है, तो ये दे देगा मुझे आंसर 1 माइनस 54, 2 plus 9 plus 8, that is 19. So 54 minus 19 divided by 54, क्या आंसर दे रहा है भाई? 35/54, 30 दे रहा है आंसर, 35/54। ठीक है, चमक गया। तो ये आसान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 77 के बाद कौन सा क्वेश्चन डाउट में है? 77 के बाद 78 है, 77 हो गया, 78 ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 78। अच्छा, ये भी देखो तो 5 और 10 से डिविजिबल है, तो बेटर क्या है, उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टा करो। यहां पर बोल रहा है कि कोई भी चार नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड, कोई भी चार नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड at random and are re-multiplied, whether the product is divisible by 5 or 10 is, एक सेकेंड, नेचुरल नंबर्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे लगा डिजिट्स, डिजिट्स से काम चल सकता था। 4 natural numbers are selected at random and re-multiplied. Okay, okay, so the probability that the product is divisible by 5 or 10 is, the probability that the product is divisible by 5 or 10 is, अच्छा, सो 4 नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। अच्छा भाई, यहां पर रखा मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर रखा मैंने सेकंड नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर रखा मैंने थर्ड नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर रखा मैंने फोर्थ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको ये नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स कुछ गड़बड़ है। वो नेचुरल नंबर्स कहाँ से चूज कर रहे हैं, ये तो कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन सही नहीं है। नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, कहाँ से चूज किए जा रहे हैं ये? 4 नेचुरल नंबर्स की जगह पर ये ऐसा हो सकता था, कैसा हो सकता था? 4 natural numbers are selected at random and natural numbers are infinite. So which particular natural number you are supposed to? It must not probably divisible by 5 or 10 is. काफी अजीब सा क्वेश्चन है। If anyone has solved this? नहीं सर। नहीं। Okay, so let us change the question. 4 नेचुरल नंबर, इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन बन सकता है कुछ ऐसा। सो दे हैव टू गिव अ सेट कि इसमें से ले रहे हैं, क्योंकि मैं इनफाइनाइट, या तो फिर ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी का तो, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्वेश्चन नहीं करना है, पर ये क्या हो सकता है और क्वेश्चन? ओके,
लेट्स जस्ट ट्राई विजुअलाइजिंग दिस सेट। पहले वाले प्लेस पे मैं कौन कौन सा नंबर रख सकता हूँ? सो प्रोबेबिलिटी दैट अ नेचुरल नंबर इज probability that four natural numbers when multiplied अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लिए निकालता हूं ये चीज, ठीक है? लेट अस चेक, क्या ये बोल रहा है क्या? फोर नेचुरल नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। आप यहां पर थोड़ा सा चेंज करो क्वेश्चन को, फ्रॉम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अ बिट इनकम्प्लीट, तो मैंने अपने से ले लिया, हो सकता है वो फर्स्ट 15 बोल रहा हूं। लेट अस चेक कि फर्स्ट 10 है क्या, ठीक है? और अगर मैं कोई नेचुरल नंबर चूज कर रहा हूं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से, नहीं, इनमें से कोई 4 नेचुरल नंबर चूज कर रहा हूं, उनको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5 और 10 विल बी 1 माइनस की वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय नीदर 5 नॉट 10। ना ही 5 से डिविजिबल हो, ना ही 10 से डिविजिबल हो, ठीक है? ना ही 5 से डिविजिबल हो नेचुरल नंबर, वो जो नया नंबर बन रहा है, ना ही 10 से डिविजिबल हो। अच्छा, तो ये वाली चीज कितने पॉसिबल वेज में हो सकती है? हाँ, ये वाली चीज मैं निकाल सकता हूं। अगर मुझे आप वो सेट दे दोगे तो मैं ये चीज बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं भाई? भाई कोई भी नंबर अगर 5 या 10 से डिविजिबल होगा, तो कहीं ना कहीं वो चारों नंबर्स के प्रोडक्ट में दो नंबर्स आने बहुत जरूरी हैं। या तो 5 आना चाहिए या तो खुद 10 आ जाना चाहिए, क्योंकि आप हाँ 1 से लेके 10 तक और कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट में कभी भी आप नहीं ला सकते हो। क्या नहीं ला सकते हो भाई? उनके यूनिट्स प्लेस पर 5 या जीरो नहीं ला सकते, अनलेस एंड अनटिल आप वहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पहले प्लेस पे, मैं हर एक प्लेस पे, इनफैक्ट मैं हर एक प्लेस पे बाकी, अगर वो 5 और 10 से डिविजिबल नंबर्स नहीं बनाने हैं, तो मैं क्या करूं? मैं हर एक प्लेस पे बाकी 8 में से कोई भी नंबर रख लूंगा। अगर मैं 10 में से कोई नंबर चूज कर रहा हूं, तो बाकी जो बचे हुए प्लेसेस हैं उनको भी बिल्कुल सेम तरीके से फिल कर सकते हैं, 8/10 वेज में, 8/10 वेज में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं वहां पर 5 और 10 नहीं रख सकता। अब उनके प्रोडक्ट में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, वो 1 2 को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 6 7 8 9 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स में से अगर मुझे उनका प्रोडक्ट चाहिए, या तो 5 या तो 10, तो फिर मुझे 5 और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन चारों में से कोई भी नंबर में, ना ही मैं 5 को चूज कर रहा हूं, ना ही मैं 10 को चूज कर रहा हूं, तो मैं बाकी बचे हुए 8 नंबर्स को चूज कर रहा हूं अपने प्लेस के लिए, जब मैं 10 में से एक नंबर चूज कर रहा हूं। क्लियर है भाई? चल, रिपीट हो सकते हैं नंबर्स। रिपीट, मुझे तो लग रहा है रिपीटिशन रिपीटिशन रीमल्टीप्लाइड, ये भी नहीं दिया है। सेलेक्टेड एट रैंडम, सेलेक्टेड मतलब चूजन एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5 और 10 इज, अगर रिपीट नहीं होंगे, हम दोनों केसेस ट्राई कर लेते हैं। विदाउट रिपीटिशन क्या होगा? 8 7 6 5 और 9 8 7 हो जाएगा। अगर रेपिटेशन के साथ देना है नंबर्स, तो फिर यहां पर 8, यहां पर 7, यहां पर 6, यहां पर 5 आ जाएगा, और यहां पर 10, यहां पर 9, यहां पर 8, यहां पर 7 आ जाएगा, ठीक है? तो हाँ बस उतना ही चेंज आएगा, ठीक है? तो एक बार चेक कर लो, क्योंकि वहां पर 625 चारों ऑप्शंस में 625 एक नंबर लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा ट्राई कर रहे हैं और चेक करते हैं कि क्या कोई आंसर मैच कर रहा है। तो यहां पर मैंने क्या किया भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 7, ये हो जाएगा 4/5 रेज टू द पावर 4, 4/5 रेज टू द पावर 4, ठीक है? क्लियर है भाई ये चीज? दैट इज हाँ 25 625, देखो 625 बना,
तो देखो तो 625 माइनस 128, 16 4 जा 64 4 जा 256, 625 माइनस 256 पर ये दे रहा है क्या, डिवाइडेड बाय 625, ये आंसर दे रहा है क्या? So it will not be D. It is neither C nor A. It will be B, I guess. Is it B? हाँ. हाँ ठीक है. हाँ. तो अब ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता था? फ्रॉम फर्स्ट 10 की जगह पर फर्स्ट 20 लिखते तो कोई चेंज होता क्या? हाँ. कोई चेंज नहीं होता. अरे मैडम, अगर फर्स्ट 20 में आप पहले 20 नंबर्स चूज कर रहे हो और आप बाकी 4 को निकाल दो, कौन से 4 नंबर्स को निकाल दें भाई? 5, 15, 10 और 20. तो फिर से बचे 16, वो फिर से 4/5 पे ही जाएगा. ठीक है, तो दोनों चीजें लिखो. विथ रेपिटेशन वाला क्यों नहीं होगा? विथ रेपिटेशन वाला क्यों होगा? क्योंकि नीचे में दिख रहा है हमें 625 दिख रहा है, तो हमें चमक जाना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने वाले ने गलती की है, उसने करेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है. बट हाँ, उसको बोलना चाहिए था कि विथ रेपिटेशन ही नंबर्स चूज करके मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं. ठीक है, ओके. सर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए भी यही होगा ना? नहीं बेटा, अगर ऑल नेचुरल नंबर्स बोल दिया जाए ना, तो अगर मैं 11 कर देता वानी, तो आप 11 में से अब क्या करोगे? आप 11 में से क्या कर सकते हो? आप वहां पर 2 नंबर्स निकाल रहे हो, लेकिन नीचे में 11 आ जा रहा है. या जब 12 नंबर्स ले लेंगे तो नीचे में 12 आ जाएगा. तो नेचुरल नंबर्स में अगर हाँ. फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, फर्स्ट 30 बोल रहे तब तक चलेगा, पर फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स बोल देंगे तो वो जो 1 है ना, वो भी मेरे सैंपल स्पेस में काउंट हो जा रहा है, और उस वाली चीज के लिए बात नहीं बन रही है. ठीक है, हाँ. 100 बोलोगे तब भी चलेगा. फर्स्ट 10 के मल्टीपल्स में बोलो या 5 के मल्टीपल्स में बोलो. ठीक है, फर्स्ट 5 भी बोलते तब भी काम चल जाता, तब भी 4/5 वाला रेशियो आता. ठीक है, तो एक बार आप ये लिख लेना, विथ रेपिटेशन और फ्रॉम फर्स्ट आपका जो मन करे, फर्स्ट 100 बोलो, फर्स्ट 20 बोलो, फर्स्ट 5 बोलो, फर्स्ट 50 बोलो, सेम आंसर आएगा. ओके, तो शायद इसलिए आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा जिसने सॉल्व किया. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 78. किसी को कुछ पूछना है 78 में भाई? और चलो आप देख लो जब तक मैं 79 देखता हूं. और क्वेश्चन नंबर 79 है, 6 boys and 6 girls sit in a row randomly. Probability that boys and girls sit alternatively is factorial 12 sample space, factorial 6 से boys और girls को बैठा दो और factorial 2 से उनकी पोजीशन स्विच कर दो, तो आंसर आ जाएगा. काफी सिंपल, पीएनसी में हमने इसे पढ़ा है. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में यही वाली चीज तो पढ़ी भाई. देखो तो क्या बोल रहा है, 6 boys and 6 girls sit randomly. Probability that boys and girls sit alternatively. अच्छा, तो देखो तो एक ये केस हो सकता है, बॉय 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 और गर्ल 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 गर्ल. या फिर दूसरा वाले केस में ऐसा हो सकता है भाई कि बॉय से शुरू किया तो गर्ल 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 एंड बॉय पहले आ गया, यहां पर आ गया बॉय ने पोजीशन अपनी छोड़ी नहीं, ये तो ऐसे हो गए. ठीक है, तो एक केस हो सकता है ऊपर वाला और एक केस हो सकता है नीचे वाला. 2 केसेस बन सकते हैं, लेकिन बॉयज और गर्ल्स तो डिफरेंट है. तो बॉयज और गर्ल्स को अपनी पोजीशन के लिए तो मुझे परम्यूटेट करना पड़ेगा भाई. तो फैक्टोरियल 6 से बॉयज और गर्ल्स को परम्यूटेट किया, और इन 2 केसेस को काउंट करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल पॉसिबल वेज ऑफ सिटिंग क्या थे? फैक्टोरियल 12 थे. तो यही हो जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी भाई. समझ में आया? चलो, ये तो आसान था. क्वेश्चन नंबर 79 थोड़ा छोटा था, जल्दी खत्म हो गया भाई. 79 के बाद 82, 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं. 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 82. ओके, 81, 82 असैसिन. अच्छा, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, शायद पीएनसी का ही है, उन्होंने बनाया होगा, क्रिएट किया होगा इस क्वेश्चन को.
if letters of the word assassin are written at random in a row, the probability that no two S's occur together. अच्छा, occur together. ओके, तो आप क्या करते हैं इसमें? पहली चीज यही करते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाएंगे भाई असैसिन के? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 होगा क्या? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 4 एस है 2 ए है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल आउटकम में निकाल लेते हैं। अच्छा, तो देखो, तो मुझे क्या करना है, केवल मैं अगर ए आई एन को पहले परम्यूटेट कर दूं और उनके बीच में जो स्पेसेस हैं 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्पेसेस हैं, इन 5 में से कोई भी 4 स्पेसेस चूज कर लूं, 5 में से कोई भी 4 स्पेसेस चूज कर लूं तो बात बन जाएगी। अरे सारे आइडेंटिकल एस रखने हैं, तो इधर एस रखो, इधर एस रखो, इधर एस रखो, इधर एस रखो, तब भी वो सबसे अलग अलग ही रहेंगी, ठीक है? या फिर आपका मन करे कि नहीं सर, इधर एस रखना चाहते हैं, इधर रखना चाहते हैं, इधर रखना चाहते हैं, इधर रखना चाहते हैं, तब भी वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है? तो इन 5 में से आप कोई भी 4 प्लेसेस चूज करोगे, वो सारे के सारे एस हमेशा अलग रहेंगे, तो आपको केवल 5 में से 4 प्लेसेस चूज करने हैं। वो जो 4 एस है उनको परम्यूटेट नहीं करना है क्योंकि आइडेंटिकल हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं ए आई और एन, उनको परम्यूटेट कर दो भाई फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 बेस में, ठीक है? तो ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 5c4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, therefore probability हो जाएगी 5c4 फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल कितने थे 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 2, ठीक है? हाँ, ठीक है भैया, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चमका क्या? हाँ। 82 के बाद 83 था, आई गेस क्वेश्चन नंबर 83 था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 83 है क्या डाउट में भाई? हाँ, 82 के बाद 83 है डाउट में, सो 82 हो गया। 83 है, देन 83 है, 85 है, 87 है, एंड देन 90 है। 83 है, 85 है, 87 है, अच्छा 83 है, फिर 85 है, नहीं 83 है, पहले 83 है, ओके, कूपन्स के ऊपर है, चल। बाय द वे, आज मैंने क्लास इसलिए लेट शुरू की क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि आपकी केमिस्ट्री की क्लास एक्सटेंड होने वाली है, तो क्या केमिस्ट्री की क्लास एक्सटेंड हुई थी? नहीं। मुझे ऐसा पता चला कि एक्सटेंड करना है, मैंने बोला कर लो, मेरा तो कंप्लीट है, ठीक है। 15 coupons are numbered 1 से लेके 15 तक. 3 coupons are selected at random without replacement. The probability that maximum number of the on the selected coupon is 9. अरे एक नंबर 9 है, तो बाकी क्या करना है? बाकी 8 में से 2 चूज कर लो। जब आप 15 में से 3 चूज कर रहे हो तो नहीं, 9 को तो चूज करना ही है, तो आपको बाकी 15 में से 2 चूज करना है। 15 में से 2 चूज करना है। अरे भैया मैडम 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे बड़ा नंबर 9 होना चाहिए, और बोल रहा 9 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा नंबर 9 तक होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए सबसे बड़ा नंबर। तो 9 को तो चूज कर चुका है वो तो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको जो बचे हुए नंबर्स है ना 12 13 14 15, आपको बचे हुए जो पहले 8 नंबर्स हैं उनमें से कोई 2 चूज करने हैं। जब आप टोटल 15 में से कोई 2 चूज कर रहे हो तो टोटल 15 में से 2 या 14 में से 2, नहीं 15 में से 2, 15 में से 2, 3 कूपन्स आर सिलेक्टेड, 15 में से 3 चूज कर रहे हो। लेट मी थिंक, 9 को तो वो चूज कर ही चुका है। एक सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कैसे लेंगे? 8 में से 2 चूज करेंगे तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। 3 कूपन्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ, probability that maximum number on the selected coupon is 3 coupons are selected without replacement, तो 15c3
अब आप बोलोगे सर वो 1 कहाँ चूज कर रहे हैं, वो 9 चूज हो चुका है ऑलरेडी 1C1 से, ठीक है। तो एक बार चेक करो तो भाई इसमें मैच कर रहा है क्या। 8 into 7 divided by 2 divided by 15 into 14 into 13 multiplied by 3 into 2 into 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा भाई, तो ये आ जाएगा 8 into 7 into 6 डिवाइडेड बाय 15 into 14 into 13 का कोई फैक्टर, हाँ 65 दिख रहा है, 15 into 14 into 13 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कुछ कैंसिलेशन होंगे भाई। 7 2 ज़ा 14 से ये कैंसिल हो गया, और 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 2। अच्छा, और 6 2 ज़ा 12 और 5। अच्छा, तो 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा 65, टी आंसर होगा। ठीक है भाई, चमक गया। हाँ। ठीक है, 83 के बाद 85 था डाउट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, एन अनबायस्ड डाई विथ फेसेस मार्क्ड, ओके, एन अनबायस्ड डाई with faces marked 1 2 3 4 5 is rolled 4 times। या तो 4 डिफरेंट डाइस को रोल करो, या तो एक डाई को रोल करो 4 बार। सेम चीज होती है, सेम चीज होती है, सेम ही इवेंट्स बनते हैं, ये चीज बताई है। तो चलो अभी एक डाई को रोल कर रहे हैं। आउट ऑफ 4 फेसेस ऑब्टेन्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम वैल्यू इज नॉट लेस देन 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 5। अरे कुछ नहीं है बाबा, मिनिमम 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 हो सकता है, चलेगा ना 2। तो देखो, 4 प्लेसेस हैं आपके पास, 4 प्लेसेस हैं, मिनिमम 2 से छोटा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 5। अरे भैया, तो 2 3 4 5 तो हो सकता है ना, 2 3 4 5 चूज कर सकते हो। तो हर एक प्लेस पर 2 3 4 5 चूज करो, काम चल जाएगा। हर एक प्लेस पर 2 3 4 5 चूज करो, काम चल जाएगा। चल गया काम। तो देखो, तो ये क्या दे देगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा नहीं दे रहा क्या, 16 डिवाइडेड बाय 381, ये हो जाएगा आंसर। नहीं चमका? चमका क्या सभी को? जिसका डाउट था चमक गया क्या? हाँ ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं आगे भाई। 85 के बाद 89 है क्या किसी का डाउट? शायद किसी ने 89 पूछा, 90 पूछा है, 87 है भाई डाउट में। अच्छा 87 है, तो सेट्स का है भाई। सेट्स के क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, सेट्स के क्वेश्चन थोड़े थोड़े खतरनाक होते हैं। ओके, तो बोल रहा है इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। हाँ, ये तो प्रोबेबिलिटी 0 1 होती है, ये भी नहीं पढ़ाया था, चलो अच्छा हुआ, ये भी क्वेश्चन मिल गया हमें। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 1 क्यों होती है भाई? देखो तो, इवेंट ए खुद से इंडिपेंडेंट है, तो पी ए क्या होगा? अरे भैया, इंडिपेंडेंट का केस बस ले लो, पी ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी ए के बराबर। ठीक है, यानी कि पी ए का स्क्वायर इज ए इंटरसेक्शन ए, तो ए ही होता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है ए? यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा पूछेगा आपसे एग्जाम में कि वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो सकता है या फिर एक श्योर इवेंट हो सकता है, तभी वो खुद से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, चमका क्या भाई? याद रखना, किसी दूसरे फॉर्म में आ सकता है ये। काफी अच्छा क्वेश्चन। फिर 87 के बाद 90th क्वेश्चन भी है क्या डाउट में? 90th क्वेश्चन भी है क्या? चलो 89 भी है, चलो 89 देख लेते हैं भाई। If 3 six-faced dice are thrown together, probability that sum of numbers appearing on the dice is 16। अच्छा, सम ऑफ नंबर्स है 16, तो बस इसमें केसेस काउंट करने भाई, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगा सकता। आप उनका सम 16 काउंट करो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस तो आपको पता है, फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं भाई? 16। 3 6-faced डाई थ्रोन एक साथ ना, तो टोटल तो 2।
अच्छा 6 क्यूब करेक्ट। नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस इज 216, ठीक है चलेगा। अब सम 16 आना चाहिए, तो 16 के लिए देखो ऐसा कुछ करते हैं कि एक पे आ जाए, एक पे क्या आ जाए 4 आ जाए, या एक पे 6 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, एक पे 4 आ जाए, काम चला। हाँ। कितने फेवरेबल आउटकम्स हुए? फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, हाँ। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है भाई? 5 5 10 और 6, हाँ 5 5 और 6 भी हो सकता है, इसके भी फेवरेबल आउटकम्स फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2। अच्छा, और देखते हैं 4 4 8 8 16 नहीं होगा, और क्या हो सकता है? 5 4 9 7 16 नहीं हो सकता, 6 5 11 11 5, हाँ 6 5, ये तो हो गया ना 6 5 11। और कोई हो सकता है क्या? नहीं, मुझे और कोई नहीं दिख रहा है। 4 4 6 4 4 8 6 14 हो रहा है, कितना चाहिए था हमें? 16 चाहिए ना, 4 4 6 नहीं हो सकता, 4 4 6 तो नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है? 5 5 10 6 ले लिया, 6 6 12 ले लिया, बस यही हो सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए मेरे 6, फेवरेबल आउटकम्स हो गए मेरे 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए सैंपल स्पेस में? 216। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/36। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा 6/216, 1/36, ठीक है। इसका कोई आंसर है क्या? ओके, ठीक है। 89 हो गया भाई। इसमें क्या डाउट हुआ था? इसमें मुश्किल था क्या काउंट करना? चलो 90th क्वेश्चन है भाई डाउट में? बिल्कुल है, 90th था शायद डाउट में। 4 person are selected at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children. Probability that exactly 2 of them are children is, काफी आसान है। एग्जैक्टली 2 लोग चिल्ड्रन हो, तो कितने चिल्ड्रन है? 4 में से 2 चूज कर लो, बाकी 5 में से 2 चूज कर लो। अरे भैया 4 लोगों को चूज करना है, टोटल कितने लोग हैं? 7 2 9, टोटल आप 9 में से 4 चूज कर रहे हो, तो आपको चिल्ड्रन पक्का पक्का 2 चाहिए। तो ये जो 4 चिल्ड्रन है ना, इन 4 में से कोई 2 चिल्ड्रन चूज कर लो, और जो बचे हुए 5 6 उनमें से किसी को भी 2 को चूज कर लोगे तो काम चल जाएगा। तो 5C2, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो चेक कर लो भाई, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जा रहा है आंसर? ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस है, यही मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जिसका डाउट है भाई चमक रहा है उसको। चल, शायद ये किसी का डाउट नहीं था, मैंने जबरदस्ती बता दिया। एक बार चेक कर लो तो आंसर क्या आ रहा है? 10/21। 10/21 आ रहा है ना? चलो ठीक है। नहीं था क्या? मैंने 90 देखा था, हाँ 90 पूछा तो था। शांत रहोगे तो क्या होगा? 90 के बाद फिर 87 हो गया ना, और अब है 93। क्वेश्चन नंबर 93 ट्राई करते हैं। ओके चल, क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है while shuffling a pack of playing cards 4 cards are accidentally dropped. अच्छा, 4 cards are accidentally dropped. The probability that the cards that are dropped are one from each suit, okay। फिर से बहुत सिंपल पीएनसी का क्वेश्चन है, हाँ कैलकुलेशन हो सकती है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, अरे भैया अगर एक्सीडेंटली ड्रॉप कर रहे हैं मतलब 5 में से 4 कार्ड्स चूज कर ले रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखो सॉरी 52 में से 4 कार्ड्स चूज कर ले रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यही हो जाएंगे मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में, ठीक है। 52 में से 4 कार्ड्स मैंने चूज कर लिए। अच्छा, अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड्स आर ड्रॉप्ड, cards that are dropped are one from each suit।
तो आप कैसे लोगे फेवरेबल आउटकम्स भाई? 13 में से 1, 13 में से 1, 13 में से 1, 13 में से 1, काम खत्म हो गया। तो यहां तक करना था मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा 13 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 52c4। ठीक है, 52 में से 4 चूज करें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। लेकिन वो 13 में से एक चूज कर रहे हैं, हर 13 में से कोई एक, हर 13 में से कोई एक चूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे आपके फेवरेबल आउटकम्स। 93 हो गया भाई, बढ़ जाए आगे ना। 93 के बाद, क्वेश्चन नंबर 93 के बाद, चलो क्वेश्चन नंबर 93 हो गया, फिर 94 ट्राई करते हैं। 94 क्या है? The probability that man is 85 years old will die before attaining 90 is 1/3. ओके, ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसने ट्राई किया क्या? ओके, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हु इज 85 years old, अच्छा, will die before attaining the age of 90 is 1/3। मतलब 85 years के हो और 90 साल से पहले मर जाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। अच्छा, 4 persons A1, A2, A3, A4 are 85 years old। चलो, सभी की एज सेम है भाई, सभी का बर्थडे सेम ईयर में है। A1, A2, A3, A4 चार आदमी हैं और चारों की एज है 85 years। ये चारों की 90 इयर्स से पहले मरने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। अच्छा, मतलब नहीं मरने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। विल डाई, हाँ ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट A1 विल डाई बिफोर अटेनिंग द शायद एज ऑफ 90, the age of 90 and will be first to die। अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। कोविड-19 के ईयर में तो पक्का पक्का पूछना चाहिए उनको ऐसा क्वेश्चन। याद रखना भाई, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, इस क्वेश्चन को और इसके कॉन्सेप्ट को भी याद रखना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि n पीपल आर देयर, उसमें इसमें एज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसमें होता था कुछ 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स, 68 इयर्स है शायद एवरेज एज इंडिया में, और वर्ल्ड की है 74। तो वर्ल्ड की है 74, जापान में 81, कुछ ऐसा। तो हाँ, तो ऐसा कुछ है कि इसके ऊपर एक्चुअली क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है और इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं क्या निकालता हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ए को चूज करने की, A1 के मरने की प्रोबेबिलिटी, क्या सभी के चूज होने की इक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं? मतलब देखो मैं क्या करने वाला हूं, एकदम सिंपल। मैं पहले ये निकालने वाला हूं कि प्रोबेबिलिटी की चारों में से कम नहीं, हाँ चारों में से कम कोई एक मर जाए, चारों में से कम कोई एक मर जाए। ठीक है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन डाइज is probability that exactly one dies is 1 minus probability। तो मैं लिख लेता हूं कि मैं खुद भूल जाऊंगा, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं probability that exactly one dies। नहीं, A dies first। ओके, A dies first, तो पहले तो कम से कम कोई एक A dies first तब होगा जब A के बाद भी अगर किसी की डेथ हो जाए तब भी चलेगा। ठीक है, A के बाद भी किसी की डेथ हो जाए, A अकेला भी हो तब भी चलेगा, A के बाद किसी की डेथ हो जाए तब भी चलेगा। तो कम से कम एक आदमी को मरना चाहिए। हाँ, तो अगर A इज द फर्स्ट पर्सन टू डाई, तो कम से कम एक आदमी तो मरना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन पर्सन डाइज, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन पर्सन डाइज।
ठीक है, कम से कम एक आदमी मर रहा है। अच्छा भाई, वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की कोई नहीं मर रहा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की कोई नहीं मर रहा है, और किसी के नहीं मरने की प्रोबेबिलिटी, अरे भैया ए नहीं मरा, बी भी नहीं मरा, सी, ए भी नहीं है, इसमें क्या है? A1 A2 है। अच्छा, A1 की डेथ नहीं हुई, A2 की डेथ नहीं हुई, A3 की डेथ नहीं हुई, और A4 की भी A4 की भी डेथ नहीं हुई। ओके, A4 की भी डेथ नहीं हुई। ओके फाइन। सो हाँ बेटा, सर ये और एक बार एक्सप्लेन करेंगे? हाँ देखो, वो बोल रहा है कि A इज द फर्स्ट पर्सन टू डाई। तो जब A की डेथ हो रही है तो कम से कम वो वाला केस तो आने वाला है ना। मैं अभी पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, मैंने केवल ये बोला है कि जब A की डेथ की बात होगी या किसी के भी डेथ की बात होगी तो कम से कम एक आदमी तो मरना चाहिए ना भाई। A के बाद किसी की डेथ हो रही है तब भी A फर्स्ट पर्सन होगा डेथ, जिसकी पहले डेथ हुई, और A के बाद अगर A ही अकेले A की अकेले डेथ हो रही है तब भी वो सबसे फर्स्ट पर्सन होगा। अगर तीनों मर जा रहे हैं उसके बाद मर जा रहे हैं फिर भी ए सबसे फर्स्ट पर्सन होगा। जिसकी पहले डेथ हो रही है वो बाद में देखेंगे कि ए फर्स्ट पर्सन, ए को फर्स्ट पर्सन कैसे चूज कर सकते हैं, ए ही फर्स्ट पर्सन कैसे चूज हो सकता है। ठीक है, हाँ सर। तो अभी मैं क्या निकाल रहा हूं? प्रोबेबिलिटी की पहले कम से कम कोई एक की, किसी एक की डेथ हो रही है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की कम से कम किसी एक की डेथ हो रही है, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की किसी की भी डेथ नहीं हो रही है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की किसी की भी डेथ नहीं हो रही है, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी किसी की भी डेथ नहीं हो रही है। ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है क्या हो रहा है? ये 4 to the 16, so 1 minus 16 upon 81। अच्छा भाई, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 81 minus 16 is 16 15 65 65 अपॉन 81। ठीक है, अच्छा, तो कम से कम किसी एक की डेथ हो रही है, वो है उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये कैसे हो जा रहा है? प्लेइंग म्यूजिक करके आपके भी स्क्रीन पे आया क्या कुछ? ये क्या आ गया जूम में नया? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ ठीक है, चले। ओके, तो देखो अभी मैंने निकाला कि कम से कम किसी एक की डेथ हुई। अब वो पर्सन A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है। तो सभी की इक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं क्या पहले डाई करने की? तो क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है। माइक्रोफोन अभी क्लियर आ रही है क्या आवाज? ठीक है, तो अभी तक मैंने निकाला कि कम से कम किसी एक की डेथ हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 65 अपॉन 81। अब ये कम से कम एक में ऐसा भी हो रहा है ऐसा भी हो सकता है कि A4 की डेथ हो जाए या A3 की डेथ हो जाए अकेले, या A2 की डेथ हो जाए या A1 की डेथ हो जाए अकेले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की डेथ हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है चारों की डेथ हो जाए। ठीक है, तो मैंने निकाला कि कम से कम किसी एक की डेथ हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 65 अपॉन 81। ठीक है, अब जब कम से कम किसी एक की डेथ हो रही है तो उस पार्टिसिपेशन में A1 की सबसे पहले डेथ हो जाए, मतलब A1 A2 A3 ये सबसे पहले पार्टिसिपेट करके, इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, ये सबसे पहले पार्टिसिपेट करके डाई कर जाएं। ठीक है, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटीज है अब पार्टिसिपेट करने की। पहले डाई कौन कर रहा है, पहले किसकी डेथ हो रही है? नहीं चमका, मतलब A1 भी अब 1/4 पॉसिबल वेज में सबसे पहले डाई कर सकता है, A2 भी 1/4 पॉसिबल वे में सबसे पहले डाई कर सकता है, A3 भी 1/4 पॉसिबल वे में सबसे पहले डाई कर सकता है, A4 भी 1/4 पॉसिबल में, क्योंकि 4 है। अगर ऐसे ही 10 लोग होते तो आउट ऑफ 10 फर्स्ट वाले के सबसे पहले डाई करने की पॉसिबिलिटी होती 1/10। ठीक है, सेकंड वाले के सबकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना भाई।
आप ढेर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओगे तो जो सबसे पहले लाई कर रहा है वो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन का 1/10 होगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन का 1/4 होगा। ए से शुरू होने वाले, फिर बी मर रहा है, फिर सी मर रहा है, फिर डी मर रहा है, या A2 A3 A4 एक सीक्वेंस है। ए आया पहले, फिर A4 A3 A2 आ सकता है, A2 A4 A3 आ सकता है, पर A1 सबसे पहले आ रहा है। ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि कम से कम किसी एक की डेथ हो रही है ये निकाल दिया, और वो जो किसी एक की डेथ हो रही है, किसी भी एक की डेथ हो रही है, उसमें A1 की डेथ हो रही है, A1 की सबसे पहले डेथ हो रही है, ये वाली पॉसिबिलिटी अभी तक काम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो कम से कम किसी एक की डेथ हो रही है मल्टीप्लाइड बाय वो जो डेथ हो रही है वो सबसे पहली डेथ A1 की हो रही है। तो एक आदमी तो मरा ही मरा, और सबसे पहले मरने की पॉसिबिलिटी A1 की, अगर कम से कम एक आदमी मरा है तो कोई तो मरा है, किसी एक की तो डेथ हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, किसी ना किसी एक की तो डेथ हो रही है, ठीक है। और वो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज में A1 के पार्टिसिपेट करने की, A1 के डाई करने की पॉसिबिलिटी भी 1/4 है, ठीक है। तो वो वाली चीज जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो अब लास्ट में मेरे को फिर से मल्टीप्लाई करना है A1 के डाई करने की पॉसिबिलिटी, A1 के फर्स्ट डाई करने की पॉसिबिलिटी। आप सिंपली नहीं निकाल सकते, जब कोई भी डाई नहीं करेगा तब कैसे निकाल सकते थे कि A1 सबसे पहले डाई कर रहा है। लेकिन अगर सभी डाई कर, अभी कम से कम एक कोई डाई कर रहा है, तब मैं उसमें मल्टीप्लाई करूंगा कि हाँ वो पहला आदमी जो डाई करने वाला वहां पर A1 है, ठीक है। तो अभी पॉसिबिलिटी कि A1, प्रोबेबिलिटी कि A1 डाइज फर्स्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट A1 dies first is equals to 1/4 into 65/81, ठीक है। ये जो भी आ जाता है आपका, ओके। अब सुनो, ये तो एक अपने से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि n पीपल आर देयर, और उन n पीपल में से कोई एक बंदा है, कोई एक BCD, ही और शी डाइज फर्स्ट, इस वाली चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी एक्चुअल जो क्वेश्चन है। तो मैं इसलिए क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूं क्योंकि ऐसी कोई तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ है P, अगर पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ है P और n पीपल है, n लोग हैं, और पॉसिबिलिटी किसी के भी डाई करने की है P, तो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की कोई भी, ऐसा नहीं कि A1 की बात हो। अगर मुझसे कोई पूछा रहता कि A2 डाइज फर्स्ट तो भी 1/4 ही होता, वो 2/4 नहीं होता। अरे भाई वो चाबी खोलने वाला देखा है ना कि ताला कौन सी चाबी से खुलेगा, सभी की प्रोबेबिलिटी सेम थी, याद आया? हाँ। ऐसा ही है, ठीक है। तो इसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ अगर P है तो प्रोबेबिलिटी की एटलीस्ट 1 डाई आता है 1 माइनस P रेज टू द पावर नंबर ऑफ पीपल n, 1 माइनस P रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक बंदे की सबसे पहले डाई करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/n, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें ये पूछता था कि n people are there, what is the possibility that first one और second one dies first, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है पहले डाई करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल। ऐसा थोड़ी ना कि एक आदमी पहले, अरे भाई सब एक बराबर हैं एज में, तो कैसे प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज तो कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है आपको कि मैं आपसे पूछूं कि भाई 7th की से ही खुलेगा दरवाजा, अरे भैया हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि 7th की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो वो केवल कंफ्यूज करने के लिए है। मैंने क्या किया भाई, मैंने केवल निकाल लिया कि कम से कम कोई एक डाई कर रहा है, और वो जो एक डाई कर रहा है सभी की फर्स्ट बनने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है 1/n। तो जो एक डाई कर रहा है उसमें A1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/n है, A2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/n है, और ऐसे अगर n पीपल आर देयर तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। तो किसी के लिए भी ये आ जाएगा 1 माइनस जहां पर P है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, ठीक है। याद रखना, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चमका भाई, काफी सही क्वेश्चन। हाँ।
काफी पसंद आया मुझे क्वेश्चन। ओके, सर वो क्वेश्चन बोलो बेटा। सर वो 1 माइनस पी रेज टू एन कैसे? 1 माइनस पी, देखो तो ऊपर में 1/3 दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ डेथ, तो प्रोबेबिलिटी की वो नहीं डाई कर रहे हैं वो हो जाएगा 1 माइनस पी, जैसे कि यहाँ पर 2/3 लिखा था। हाँ फिर n पीपल आर देयर, तो किसी की भी डेथ नहीं हो रही है, तो 1 माइनस पी 1 माइनस पी 1 माइनस पी n टाइम्स, तो 1 माइनस पी रेज टू द पावर n, ये है प्रोबेबिलिटी कि किसी की भी डेथ नहीं हो रही है। तो 1 माइनस अगर ये वाली चीज कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी कम से कम किसी एक की डेथ हो रही है, ये वो आ जाएगा, ठीक है। और 1/n बेस में वो फर्स्ट वाला जो भी हो सकता है वो आ जाएगा, ठीक है। हाँ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 94। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 94। सर एक डाउट है हाँ बेटा। सर, अगर A1 की डेथ होनी चाहिए एंड सबसे पहले होनी चाहिए, तो उसकी पोजीशन फिक्स करके बाकी 3 लोगों की डेथ्स को परम्यूट कर दें कि वो कभी भी टाइम में फिर हो सकते हैं, तो उससे कुछ हो सकता है क्या? बोलो एक बार फिर से अपना जो कॉन्सेप्ट है। आपने बोला कि आप A1 A2 A3 A1 A4 की डेथ, हाँ A1 की डेथ सबसे पहले है, तो उसको सबसे पहले पोजीशन पे डाल के बाकी तीनों की डेथ्स किसी भी टाइम पे उसके बाद हो सकती हैं, तो उनको परम्यूट कर सकते हैं। उनको चूज करना पड़ेगा ना A1 को। इन चार लोगों में से पहले A1 को पहली पोजीशन पे चूज करना पड़ेगा ना, जिसकी पहले डेथ हो रही है। हाँ हाँ, तो कैसे चूज करोगे? सभी के चूज होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो सभी के चूज होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो 4 में से किसी एक को चूज करोगे। फिर A2 A3 A4। हाँ, फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि अभी A2 का डेथ हो रहा है, A2 का डेथ नहीं हो रहा है, A3 का डेथ नहीं हो रहा है, और फिर A4 का डेथ हो जा रहा है, तब भी A1 का पहले डेथ हो जा रहा है। या फिर कुछ ऐसा कि A2 का डेथ हो रहा है, A3 का डेथ भी हो रहा है, लेकिन A4 का डेथ नहीं हो रहा है, फिर भी A1 का डेथ सबसे पहले हो जा रहा है। तो A1 को तो मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया और A1 की डेथ तो ऑलरेडी चूज कर ली है, तो फिर बाकी परमुटेशन को शायद काउंट करके बने। आई डो नॉट नो, मैंने ऐसे कभी ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद है, तो होता तो ऐसे ही सॉल्व है। इसमें कोई फॉल्ट होगा तो अभी तो पता नहीं चलेगा कि A1 डाई कर चुका है, फिर A2 A3 डाई नहीं किया, और फिर A4 डाई किया, तो कितना काउंट करोगे? A2 डाई नहीं किया, A3 A4 डाई किए, ये 81 तक तो 4 वाला फैक्टर नहीं आ रहा है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन ऑफ देम इज 1/4। 4 वाला फैक्टर भी शायद दिखेगा, और 3⁴ भी दिख रहा है, और 65 आना चाहिए। 65 तो काफी बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर 2 2 4 दे सकता है, 2 दे सकता है। एक और मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म किधर से आएगा? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। सर, सबकी डेथ हो जाए एंड सबकी ना हो, एंड अरे ये तीनों केसेस भी ऐसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिकॉज तीनों लोग के अलग अलग हो सकते हैं नहीं, अलग। ये उसके साथ भी आपको फिर ऑर्डर भी देखना पड़ेगा। अच्छा, आप डेथ के ऑर्डर में रख दिए हो, पहले से डेथ के ऑर्डर में रख दिए हो, तो हर एक के पास अच्छा डेथ की ऑर्डर, अच्छा यहाँ पर 2 प्रॉब्लम हो जा रही है ना। यहाँ पर ये चीज हो रही है कि अगर आपने डेथ की ऑर्डर में रख दिया, तो पहली चीज तो ऐसा भी हो सकता है कि A2 दूसरी पोजीशन पर डाई कर रहा है और A2 दूसरी पोजीशन पर डाई नहीं भी कर रहा है, ठीक है। तो शायद इसके लिए फिर से 2 अलग अलग परमुटेशंस काउंट करने पड़ेंगे कि भाई A1 तो डाई कर गया, चलेगा, हाँ वो फैक्टर दिख रहा है यहाँ पर 324 तो दिख रहा है, और वो जो ऊपर वाला 65 आ रहा है, मुझे तो लग रहा है अभी वो एलिमेंट्री काउंटिंग पे आएगा। एलिमेंट्री काउंटिंग का मतलब मैं बहुत सारे केसेस काउंट करूंगा, कि ये चीज तो काउंट करूंगा ही कि A2 डाई कर रहा है और A3 A4 डाई नहीं कर रहा है, पर A2 पहले डाई कर रहा है
अच्छा नहीं, A2 पहले डाई कर रहा है, डाई करना इज इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ पर तो चलेगा। फिर ये चीज हो सकती है A3 इज डाइंग बिफोर A2 और A3 इज डाइंग आफ्टर A2 और A4 इज नॉट डाइंग, ठीक है। या फिर A2 इज डाइंग बिफोर A4 एंड A2 इज डाइंग आफ्टर A4 एंड A3 इज नॉट डाइंग। और फिर एक ये केस हो सकता है कि A2 इज डाइंग, A3 इज ऑल्सो डाइंग एंड A4 इज ऑल्सो डाइंग, पर इनके खुद के आपस में फैक्टोरियल 3 परमुटेशन हो जाएं। और एक ऐसा केस हो सकता है कि केवल A1 अकेले डेथ हुआ है, तो A2 इज ऑल्सो नॉट डाइंग, A3 इज ऑल्सो नॉट डाइंग, A4 इज ऑल्सो नॉट डाइंग, ठीक है। कितने केसेस हो गए भाई? A2, अच्छा नहीं और भी बनेंगे कि A3 इज अकेले डाइंग, A2 एंड A4 आर नॉट डाइंग, तो इसी का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। फिर दो के ऐसे केसेस बनेंगे, A3 एंड A2 आर डाइंग, A2 एंड A4 आर डाइंग एंड A2 एंड A3 आर डाइंग। A3 A4 के लिए लिया क्या मैंने? A3 A4 के लिए नहीं लिया, A3 एंड A4 आर डाइंग, फिर A3 इज डाइंग बिफोर A4 and A3 is dying after A4 when A2 is not dying, ठीक है। काफी केसेस हो जाएंगे, ठीक है। ट्राई करना भाई, मुझे बताना कि अगर ऐसा कुछ मैच कर रहा है तो आई होप मैच करना चाहिए, ठीक है। सर इसमें A1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या फर्स्ट स्टेप के लिए, या फिर क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है? A1 को ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, केवल A1 की डेथ हो जानी चाहिए 1/3 वेज में। हाँ फिर वो 1/4 वाला फैक्टर किधर से आएगा, क्योंकि नीचे 324 आ रहा है। A1 ही पहला आदमी हो, नहीं, A1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब केसेस काउंट कर रहे हैं, नहीं टोटल केसेस से डिवाइड नहीं कर रहे हो ना तुम, क्योंकि A1 को तो पहली पोजीशन पे बैठा दिया है मैंने, A1 को पहली पोजीशन पे बैठा दिया, तो A1 के लिए तो काउंट नहीं करना है। इसके कोई कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं क्या? 65, 4, 2, 6, 3, 9, हाँ ठीक है, 3 से डिविजिबल है, नहीं 6, 5, 11 नहीं डिविजिबल है, मतलब 4 एज अ फैक्टर कहीं बच रहा है। 4 एज अ फैक्टर इधर कैसे आएगा? 4 एज अ फैक्टर डिनोमिनेटर में से काउंट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो A1 डाई कर रहा है 1/3, ठीक है। फिर A2, A3, A4 के लिए बहुत सारे परमुटेशंस हैं, ओके। डाई कर रहा है A2, A3, A4 के लिए बहुत सारे परमुटेशंस हैं, डाई करेगा। अगर ये डिनोमिनेटर में 1/4 नहीं आ रहा है, तो आई फील कि न्यूमरेटर में कोई बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, जिसके लिए ये 4 उसको कैंसिल करेगा। क्योंकि अगर मैंने A1 को फर्स्ट पोजीशन पे बैठा दिया है, तो 1/4 वाला फैक्टर तो नहीं आ रहा है,
because A1 has been allotted the first position. A1 के लिए फर्स्ट पोजीशन चूज कर ली है। नहीं, सही है, सही है। आपके पास, आप ऐसा सोच लो, आपके पास 4 सीट्स हैं और आपको पहली वाली, आप A1 के लिए कोई भी सीट चूज कर सकते थे, लेकिन आपने A1 के लिए फर्स्ट वाली सीट ही चूज की है, ठीक है। 1/4 ऐसा फैक्टर आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने जितने भी केसेस बोले, ये सारे के सारे केसेस का सम 65 आ जाना चाहिए, सही है। 4 सीट्स हैं और पहली वाली सीट A1 के लिए चूज करनी है, तो A1 इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था। पहले A1 अकेला जब आया, उसने देखा 4 सीट्स रखी हुई हैं, तो A1 पहले वाले पोजीशन को चूज किया और फिर उसकी डेथ भी हुई, ठीक है। तो लेना पड़ेगा भाई, पहले पोजीशन पे गारंटीड नहीं है कि A1 की डेथ नहीं हो ही गई, ठीक है। पहले चूज करेगा 1/4 से, फिर डेथ होगी 1/3 से, ठीक है भाई। हाँ, काफी मस्त क्वेश्चन है, मैं इसको ट्राई करता हूँ वैसे भी, और मेरे दिमाग में बैठा हुआ ये फॉर्मूला, तो काफी मुश्किल है ऐसे ट्राई करना। फाइन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर, ये जो भी क्वेश्चन था उसके बाद कौन सा क्वेश्चन डाउट में है भाई? चलो, कोई भी क्वेश्चन डाउट में नहीं है इसके बाद, तो फिर मेरे खुद के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्या 95 और 97। 5 और 97। कीत की ये ट्राई किया क्या बेटा? हाँ, याद है क्या वो, क्या मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का एडवांस असाइनमेंट दिया है? ये उसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो A speaks before, यहाँ पर होगा A B से पहले और B C से पहले कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है। A speaks before B and B speaks before C, ऐसा, ठीक है। तो टोटल 8 स्पीकर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्पीकर्स हैं। If the person speaks in a random order, the probability that A speaks before B speaks before C, तो आपको कुछ नहीं करना है। A B C जब आप देखो, आपको क्या करना है, A B C के लिए ना 8 में से 3 प्लेसेस चूज कर लो, जहां पर आप A B C को बैठाओगे, मतलब उनको स्पीक करने के लिए ऑर्डर आप चूज कर लो कि हाँ भाई आप इस पोजीशन पे आकर के ही बोलने वाले, ठीक है। तो फॉर एन इंस्टेंस अभी मैंने ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन चूज कर लिया एग्जाम्पल के लिए। 8 में से कोई भी 3 प्लेसेस आप चूज कर सकते हो। तो क्या मुझे ए बी सी के लिए परमुटेशंस करने हैं? नहीं करने, ठीक है। तो बाकी बचे हुए लोगों के लिए परमुटेशंस कर लो, क्योंकि ए बी सी तो अब ए बी सी एक ही वे होगा, ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, सी उसके बाद आएगा। और टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने हैं भाई? फैक्टोरियल 8 है, ठीक है। चमका क्या? हाँ 97। ओके, 97 में जिसका डाउट है, आपका अप्रोच क्या था क्वेश्चन नंबर 97 करने का? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 किया, फिर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव किया, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से m के लिए कोई सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो देखो, तो m के लिए सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ से क्या आ जा रही हैं? ये दे रहा है मुझे m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0,
ठीक है, मैंने 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, m+1 बना, ठीक है, b² - 4 इंटू a इंटू c, ठीक है। तो ये दे देगा मुझे m-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन, अरे ये तो m की सारी रियल वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। तो क्या दे रहा है, m इज अ नेचुरल नंबर सच दैट द प्रोबेबिलिटी दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स इज, ये तो m की सारी वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। तो अगर m that quadratic equation this has real roots, -2 क्या -2 -2, m स्क्वायर -2 अच्छा -2 आ रहा है, इधर आ रहा है -2, तो खेल पलट जाएगा भाई। अगर -2 आ गया तो आप फिर से बनाओ तो परफेक्ट स्क्वायर, इधर क्या बनेगा, m² -2m प्लस 1 - 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो ये दे देगा मुझे m-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, m-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3, और m की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, m एक नेचुरल नंबर है, उसकी वैल्यू 5 से छोटी है, तो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है भाई m 1 और 2 तो ले नहीं सकता, m2 m 1 और 2 नहीं ले सकता, बाकी सारी वैल्यूज ले सकता है भाई, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन है भाई? 99 है। There are 4 machines and it is known that exactly 2 of them are faulty. They are tested one by one in a random order till both the faulty machines are identified. Then probability that only 2 tests are needed is, हाँ, तो आप क्या करो कि पहली वाली फॉल्टी, देखो 4 मशीन्स हैं जिसमें से 2 फॉल्टी हैं, 2 फॉल्टी हैं और 2 नॉन फॉल्टी हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, विदाउट रिप्लेसमेंट ही होगा जब हम टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या करूंगा मैं भाई, मैं क्या करता हूँ कि पहले वाली 2 फॉल्टी मशीन्स मुझे मिल जाएं, और मतलब पहले वाले केस में भी मुझे एक फॉल्टी मशीन मिल जाए और फिर दूसरे वाले केस में भी मुझे एक फॉल्टी मशीन मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जो 2 बची हुई मशीन्स हैं वो पक्का नॉन फॉल्टी होंगी, ठीक है। या फिर पहले वाले केस में भी मुझे नॉन फॉल्टी मशीन मिल जाए और दूसरे वाले केस में भी मुझे नॉन फॉल्टी मशीन मिल जाए, तो बाकी जो बची 2 मशीन्स हैं वो फॉल्टी रहेंगी, तो यही हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आया समझ में भाई? तो 90, हाँ, क्या बोल रही है यार ये? 96, ओके, क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है, वाइफ इज अलाइव। आज आप लोग यही सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो भाई, मरने जीने वाले, इतने सारे क्वेश्चंस थे क्या? ये मुझसे लास्ट ईयर किसी ने सॉल्व भी नहीं कराया पूरा, चलो अच्छा है। ओके, जिसने सॉल्व किया क्या वो मुझे एक बार बता सकता है 96 क्वेश्चन कैसे किया भाई? सोनाली कैसे किया बेटा? ओके, आपने नहीं ट्राई किया है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल लिव 10 more years, live for 10 more years is 1/4, and probability that his wife will live for 10 more years is 1/3। मैं एकदम सिंपल लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी मैन लिव्स, दोनों का 10 more years ही है तो मैं केवल m लिख लेता हूँ, 1/4 है। प्रोबेबिलिटी की women is going to live for 10 more years is 1/3। ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है ना,
आदमी ज्यादा जिए औरत, मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और मुझसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट नीदर द हस्बैंड नॉर द वाइफ विल बी अलाइव आफ्टर 10 years इज, probability that a man will live for 10 years, 10 more, probability that neither the husband nor the wife will live after 10 years, मतलब दोनों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि मैन भी नहीं लिव कर रहा है एंड विमेन भी नहीं लिव कर रही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की मैन लिव कर रहा है 10 साल से ज्यादा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की विमेन लिव कर रही है। अब क्रिटिकल की चीज क्या थी भाई, आपको पहचानना था कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। अरे मेन के लिव करने की प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ विमेन कितना जी रही है, ठीक है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा भाई, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ठीक है। 1/2 नहीं है क्या, 1/2 है आंसर, ठीक है भाई। चमका, हाँ हाँ सर। ओके, देखो आप आप में से कुछ लोग पता नहीं एक फेज में चले गए हो कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जेईई में, हम काफ़ी टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए आज मैं सुबह देख रहा था इस साल के जेईई मेंस के पेपर्स, और उसमें से कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस निकाले हैं। वो आप खुद से देखो ट्राई करके कि आपको लगता है क्या कि आप इस लेवल का पेपर आएगा तो आप सेटिस्फैक्ट्री अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो उसमें। तो उसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, हाँ उसके पहले आप में से एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सौम्य ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। और लकीली हमारे लिए वो सेम क्वेश्चन इस साल के जेईई मेंस 2020 में भी आया है। तो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ जो मुझसे आप में से किसी एक बच्चे ने, सौम्य ने भेजा था, और फिर मैं बताता हूँ कि जो इस साल के जेईई मेंस का क्वेश्चन है वो क्या था, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा है उसने वो है, क्या नाम है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेट थ्योरी सो एंड सो, ओके। तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। सौम्य, बाय द वे, विच दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम विच बुक? सर सेंगेज। ओके, सिंगेज का ये क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ए की गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सी गिवन है 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी गिवन है 0.3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गिवन है 0.2। और एक चीज बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.85। तो find the range of probability of occurrence of B intersection C, ठीक है। ये चीज पूछ रहा है, ओके। एक बार आप फिर से क्वेश्चन देख लो भाई, कहीं ना कहीं 3 अलग अलग इवेंट्स की बात कर रहा है, 3 अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा है, यूनियन इंटरसेक्शन की चीजें गिवन है। और यूनियन इंटरसेक्शन की चीजें समझने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, मैंने अभी बताया कि आप वेन डायग्राम पे आ जाओ। तो हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे वेन डायग्राम से। उसके पहले आप जल्दी से क्वेश्चन लिख लो भाई, सभी लिख लिया तो बता देना। लिख लिया, ठीक है। अब हम सारी चीजें प्लॉट करते हैं, हम सारी चीजें अपने वेन डायग्राम में प्लॉट करते हैं। अगर उसकी जरूरत नहीं भी होगी तब भी मेरे जेईई मेंस में आएगा, 3 सेट्स के ऊपर क्वेश्चन मैं प्लॉट करूंगा, मैं उसके लिए वेन डायग्राम बनाऊंगा जेईई मेंस के लिए, एडवांस्ड के लिए नहीं, ठीक है। और एडवांस्ड को कोई दे भी नहीं रहा है, तो हम ट्राई करते हैं इसको, क्योंकि मुश्किल है समझना कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन समथिंग समथिंग हवे में बात करने से अच्छा है
कि हम सारे के सारे इवेंट्स को, सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज को इंटरसेक्शन के फॉर्म में इस तरह से सेट्स के फॉर्म में बना लेते हैं। ओके, इस तरह से सेट्स के फॉर्म में बना लेते हैं। ओके फाइन, ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है। अब ऐसा बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए है 0.6। ओके, तो जब आप तीन सेट्स का इस तरह से इंटरसेक्शन बनाते हो तो आपको हमेशा शुरू करना चाहिए इंटरसेक्शन से। तीनों का इंटरसेक्शन की वैल्यू अगर देखो गिवन है तो वहां से शुरुआत करो। तो तीनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.2, तीनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.2, तो ये वाली वैल्यू 0.2 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू 0.2 है। ओके, अब ए इंटरसेक्शन सी, ऑफ कोर्स मैंने पहले वाले को ए लिया है, उसके बगल वाले को बी और नीचे वाले को सी लिया है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी की टोटल वैल्यू है 0.3, ठीक है। तो क्या ये वाली वैल्यू आपको चमक रहा है ये 0.1 है? हाँ चमका? हाँ, इसी तरह से डिवाइड करेंगे। अच्छा, आप मन में कैलकुलेशन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी है 0.8, प्रोबेबिलिटी ए है 0.6, प्रोबेबिलिटी बी है 0.4, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ही पी ए यूनियन बी होता है। सॉरी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहां से क्या पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूं मैं? तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, मतलब 1 माइनस 0.8 मतलब 0.2 है ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी 0.2 है, ए इंटरसेक्शन बी 0.2 है, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 0.2 तो ये ए के और बी का इंटरसेक्शन इतने में ही मिल जा रहा है, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी। ये रीजन में मुझे 0 फेवरेबल केसेस मिलेंगे और उसके 0 फेवरेबल जितने भी सैंपल स्पेस होगा उसमें फेवरेबल आउटकम्स इस वाले रीजन के लिए 0 मिलेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 0। अच्छा, अब बताओ तो पीए की वैल्यू 0.3 दिख गए? हाँ। पी बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा है, पी बी इंटरसेक्शन सी इधर मिलेगा x प्लस 0.2 है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, वही है ना, हाँ, x प्लस 0.2 है बी इंटरसेक्शन सी। तो ये केवल इस वाले रीजन को मैं ले लेता हूं, इस वाले रीजन को मैं ले लेता हूं x, ठीक है, इस वाले रीजन को मैं ले लेता हूं x। अच्छा, रेंज ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा है, ठीक है। और ओके, तो केवल बी क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा 0.4, केवल बी क्या हो जाएगा? 0.4 माइनस 0.2 माइनस x, मतलब 0.2 माइनस x, केवल बी 0.4 माइनस ये जो इंटरसेक्शन में तीनों आ रहे हैं 0, 0.2 और x निकाल दिया 0.4 में से, तो 0.2 माइनस x हो गया। वैसे ही जो c है, c की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 0.5 है, c की एक्चुअल वैल्यू है 0.5। अच्छा, c की एक्चुअल वैल्यू है 0.5, तो जो ये वाला सेट है 0.5, ये भी 0.2 माइनस x हो जाएगा, ये भी 0.2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, चमक गया भाई? क्योंकि पूरा तो 0.5 है, 0.5 में से 0.3 और x निकाल दिया तो 0.2 माइनस x बच गया, ठीक है। अच्छा भाई, सारी चीजें पता चल गई। अब देखो, a यूनियन b यूनियन c की मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू बोल रहा है 0.5 है, 0.85 है। a यूनियन b यूनियन c की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी जब यूनिवर्सल सेट बन जाए भाई, जब सारे के सारे एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में है वो मेरे फेवरेबल आउटकम बन जाए, मतलब श्योर इवेंट बन जाए, और मिनिमम वैल्यू दे रहा है 0.85, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि एक्चुअली में ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है। मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के लिए रेंज फाइंड करना, और x प्लस 0.2 होगा मेरा फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो x के लिए रेंज फाइंड करते हैं, तो इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, वही तो मेरा फिजिबल रीजन हो जाएगा, ठीक है, मतलब फिजिबल ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू हो जाएगी। ए यूनियन बी यूनियन सी इन्हीं का सम है, ये 0.3, 0.1, 0.2 माइनस x, 0.2 और 0.2 माइनस x, ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। अच्छा भाई, तो ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.3 प्लस
0.3 प्लस 0.2 3 प्लस 0.2 प्लस 0.1 2.1 प्लस x प्लस 0.2 माइनस x प्लस 0.2 माइनस x और इसकी वैल्यू 0.85 से बड़ी है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई यहां से क्या आउटपुट आ रहा है। यहां से कुछ मैंने मिस तो नहीं किया। 0.3 0.1 0.2 2.1 0.2 माइनस एक्स 0.2 माइनस एक्स और x। ठीक है, चलो ओके। तो यहां से ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया, यहां पर बचा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये दिया मुझे 0.3 प्लस 0.2 इज 0.5 0.6 0.8 और 0.10। ठीक है, सब काउंट कर लिया क्या? फिर से एक बार रिकाउंट करते हैं। 0.3 0.5 0.6 0.8 और मतलब 1 माइनस x, इसकी वैल्यू लाई कर रही है 0.1 से लेके 0.85 के बीच में। ठीक है, अब देखो मुझे किस चीज पे ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? b इंटरसेक्शन c क्या है? b इंटरसेक्शन c क्या है? b इंटरसेक्शन c है 0.2 प्लस x। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर 0.2 प्लस x क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, प्लस x है, हाँ 0.2 प्लस x है। पहले मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर 0.2 प्लस x वो अपने अकॉर्डिंग हम रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, हाँ तो अभी मैं थ्रू आउट 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, थ्रू आउट 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0.15 विथ नेगेटिव साइन आ गया। और मुझे तो चाहिए प्लस एक्स की बात करनी है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 0.15 आ जाएगी। तो 0.2 प्लस x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.2 और लेस देन इक्वल्स टू 0.35 आ जाएगी। और 0.2 प्लस x ही है मेरा b इंटरसेक्शन c की प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.2 से लेकर के 0.35 तक। ठीक है, समझ में आया भाई? ओके हाँ। अब ये जो क्वेश्चन था सिंगेज का। ठीक है, ये क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता था, मेरे पास बुक नहीं है, तो ये जो भी है जैसा इस बच्ची ने बताया कि ये क्वेश्चन है सिंगेज का। अब हम ट्राई करते हैं जो इस साल के जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन आया है, या फिर अगर हो सके तो आप मुझे डायरेक्ट आंसर बता दो, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके क्वेश्चन मैं पेस्ट कर लेता हूं भाई अपनी शीट पे। ओके अब आप क्या मुझे जल्दी से इसका आंसर बता सकते हो क्या? उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, थोड़ी सी एक चीज चेंज कर दी है। उन्होंने क्या चेंज किया? सबकी यूनियन की अपर लिमिट। हाँ, केवल यूनियन की अपर लिमिट चेंज की है। ठीक है, अप्रोच बिल्कुल वैसा ही होगा। लास्ट स्टेप में, एकदम सबसे लास्ट स्टेप में क्या होने वाला है? इधर में रखा हुआ था 1, अब इधर क्या रखा रहेगा मेरा? 0.95। 0.95 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या था भाई? 1 माइनस आई गेस 1 माइनस एक्स था, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.85 था, यही था ना भाई? और अभी भी पूरे के पूरे सारे के सारे नंबर्स वही हैं, तो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना भाई, अब क्या करना है? अभी फिर इसको माइनस 0.05 दे देंगे, फिर इसको माइनस एक्स देंगे, फिर इसको माइनस 0.15 दे देंगे, और ये बन जाएगा 0.05 is greater than equals to x, sorry less than equals to x is less than equals to 0.15, और फिर से इसको 0.2 दे दो, तो ये हो जाएगा 0.25 is less than equals to x is less than equals to 0.35। ठीक है, चमका क्या? ठीक है, हाँ। तो अब ऐसा नहीं है कि लेके बैठ जाना है कि सिंगेज के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। बस बताने वाली चीज ये है कि जो भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं ना मेंस में, कहीं ना कहीं से उठा रहे हैं, इधर उधर बुक से वो नंबर चेंज करने वाले हैं। ठीक है, और कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं था ये,
कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं था, मतलब इसको मैंने बहुत धीरे धीरे किया, पर अगर ये 2-3 बार आप कर लोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाता है ये। ठीक है, तो चमका भाई इस साल का ये क्वेश्चन था जेईई मेंस 2020 का, यहाँ पर लिख लेना, ये जेईई 2020 का है। मैं क्वेश्चन करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं केवल ये सिखा रहा हूँ कि किस लेवल पे गिर गया है जेईई, कितने फालतू क्वेश्चंस दे रहा है। तो हम बहुत ज्यादा फालतू का पढ़ करके और बैठ के रहें कि भाई ये आ जाए वो आ जाएगा, नहीं आ रहा है भाई। अब देखो, जब मैं वेक्टर्स पढ़ा रहा था तो आपको देखने को मिला होगा वेक्टर्स का जो चैप्टर टेस्ट था वो भी कंपैरेटिवली बहुत इजी था, और उसका रीजन ये है कि वो इस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, अब हाँ, इसका मैं चाहता हूं कि आप में से कोई, अगर आपको जरूरत पड़ रही है पेन यूज करने की तो आप पेन यूज कर सकते हो, पर उसके बिना भी आप मुंह जबानी मुझे आंसर बोल सकते हो, बिना पेन उठाए भी आप आंसर बोल सकते हो। और उम्मीदें हैं मुझे किसी किसी से, डायरेक्ट आंसर बोलोगे, बिना पेन उठाए आंसर निकल जाएगा। क्या आंसर होगा? अरे पेन उठा लो। डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना, मॉडे प्लस बी मॉडे माइनस बी का, जब दोनों यूनिट वेक्टर्स हों। नहीं याद है लगता है, इसके लिए फॉर्मूला बताया। हाँ, इसके लिए फॉर्मूला बताया था 2 cos थीटा बाय 2, इसके लिए बताया था 2 sin थीटा बाय 2, और इधर लग गया √3। ठीक है, इधर में बैठा हुआ है √3। तो आप क्या करो भाई, आप तो केवल 2 को कॉमन ले लो और √3 cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा लिख दो। इसको cos थीटा बाय 2 प्लस अल्फा के फॉर्म में पहुंचाने के लिए क्या देना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा 2 देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर ये आता है तो अच्छा है, वरना एक डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² वाला याद है ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट कर दूं तो a cos थीटा बाय 2 या बाय 3 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस b साइन के अंदर वही सेम थीटा होना चाहिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², और मिनिमम होती है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। ठीक है, तो बस हमें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करनी है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 दैट इज 4। ठीक है भाई, जो चीजें पढ़ाई गई हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज करो। ठीक है, सारी चीजें काम की पढ़ाई गई हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, इसको फिर से ट्राई करेंगे, समझेंगे क्या पूछ रहा है। अब ऐसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था एनसीईआरटी के मिसलेनियस में, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने और भी कहीं से किया था। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो, तो ये भी जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ये इस साल के प्रोबेबिलिटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये उतना अच्छा नहीं है, पर इससे टफ क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो ये सबसे टफ है उनके अकॉर्डिंग। सो इसमें बोल रहा है देयर इज 50% चांस दैट अ बॉम्ब विल हिट द टारगेट, मतलब हिटिंग द टारगेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। अच्छा, एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट हिट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली। यहां पर बोल रहा है 2 इंडिपेंडेंट हिट्स चाहिए, मतलब सक्सेस 2 चाहिए आपको। अच्छा, देन मिनिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स that must be dropped to ensure that there is at least 99% chance of completely destroying the target is। ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे जब आप अभी टीपीपी में ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं, इसके राइट हैंड साइड में तो ऐसा दिखने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.99। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा दिमाग लगाया उन्होंने, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाया है। लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने क्या बोला है, हम पहले क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 करते थे, और फिर इसी को लिखते थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, यही लिखते थे ना। अब ऐसा नहीं है,
अब n में से एक बॉम्ब गिरेगा तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, n में से कितने बॉम्ब गिरेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा? 2 दो बॉम्ब गिरेंगे तो डिस्ट्रॉय होगा। तो आपको केवल लिखना है प्रोबेबिलिटी उन n में से आपको मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा सक्सेस मिल जाए। उन n में से 3 बॉम्ब गिरे, थर्ड वाला गिरे, फोर्थ वाला गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्ट्रॉय तो हो जाएगा। चमका? ये बिल्कुल वही केस है। हाँ। वहां पर एक सक्सेस, वहां पर लिखता था एटलीस्ट 1 सक्सेस, यहां पर एटलीस्ट 2 सक्सेस का केस है। ठीक है, और बस उसके बाद का क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.99 और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस। चलो ये मुझे बताओ तो भाई, क्या लिखें इसमें? 0 सक्सेस हो तो सक्सेस क्या है? बॉम्ब को टारगेट को हिट कर ले, सक्सेस 1/2 है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, तो आउट ऑफ n 0 बॉम्ब में सक्सेस मिला, मतलब हाफ में 0 सक्सेस मिला, और फेलियर कितना मिल गया भाई? रेज़ टू द पावर n। ठीक है, प्लस n बॉम्ब्स में से एक सक्सेस मिला, अरे 1/2 का पावर n आने वाला, मैं उसको अलग अलग नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सिखा चुका हूं ये चीज भी। ठीक है, जब हाफ होता है तो सक्सेस फेलियर मिलकर के पावर n ही दे देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.99। चमका भाई ये वाला स्टेप? चमका? चमका केयूरी? ओके, हाँ सर। अब ये बन जाएगा 1 माइनस, ये तो NC0 तो 1 देने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये हाफ रेज टू द पावर n ही है, और ये n टाइम्स ऑफ हाफ रेज टू द पावर n है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.99। समय आ रहा है भाई, ये कैलकुलेशन आप ही को करनी है। ठीक है, तो ये दे दिया 0.01 इज ग्रेटर देन इक्वल्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ रेज टू द पावर n, हाफ रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद कोई तरीका है? आप बोलोगे सर कोई मेथड है क्या इसके आगे सॉल्व करने का? मैंने पहले ही बता दिया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों साथ साथ नहीं चेंज होते, तो आपको खुद से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, खुद से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि n की कौन से वैल्यू आवाज के लिए। ब्रेक हो रहा है। हाँ, अभी आवाज क्लियर आ रही होगी? हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो पता नहीं कर रहे हैं काफी लोग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, n की एक एक वैल्यू रख करके चेक करना पड़ेगा। ये देखो तो ये 1/100 है ना, और ये n प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर n है। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, कि 2 रेज़ टू द पावर, सही लिखा है ना? It's 1/100। ठीक है, हाँ, तो this will become 2 raised to the power n is greater than equals to 100 times of n plus 1। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं भाई? मैंने सही लिखा ना, या उल्टा कर दो इसको, गड़बड़ लिखा है शायद। ओके, लेट अस रीराइट दिस एज 100 is less than equals to 2 raised to the power n divided by n plus 1। अच्छा, तो यहां पर n के डिफरेंट वैल्यूज रख के देखते हैं कि 2 की कौन सी पावर है जो क्रॉस कर जा रही है भाई n plus 1 टाइम्स ऑफ 100 से। ओके, तो ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय n plus 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n। तो ऑफ कोर्स n की छोटी वैल्यूज पे बात नहीं बनेगी, आप n की वैल्यू 3 रखोगे वो 300 होगा, ये 8 ही रहेगा। आप n की वैल्यू 5 रखोगे वो 32 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 600 पहुंच जाएगा। तो n की बड़ी वैल्यूज रखने का सोचो। ठीक है, अच्छा भाई, तो n की कौन सी वैल्यू पे बात बन रही है? ट्राई करते हैं। 11 पे कितना पहुंच रहा है? ये पहुंचता है 1200। ये कितना पहुंच जा रहा है भाई?
2048, हाँ 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 2048, ठीक है। तो n की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी 11, सॉरी 18 नहीं 11। चमका क्या? सर ये ट्रायल एंड एरर से ही करना होगा ना? क्योंकि दो अलग अलग फंक्शंस हैं यहाँ पर। ये जो पहला वाला फंक्शन है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जो दूसरा वाला फंक्शन है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन साथ में आ जाते हैं और n की इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं तो हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज की बात हो रही है और अलग अलग फंक्शन है। तो हम कोई दूसरा मेथड नहीं निकाल सकते कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू में हम वेवी कर्व बना के कर लें, ठीक है। तो केवल ये तो सिखाया है ना मैंने आपको, बताया तो कि इसको केवल हाँ। ट्रायल एंड एरर से ही कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन था जो काफी मुझे मेरे हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन था। देख के डर सकते हैं लोग, छोड़ के आ गए होंगे। ओके, उसके बाद हाँ वेक्टर्स का ये क्वेश्चन, आई गेस आज के लिए इतना समय है कि हम ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लें। अगर जल्दी हो जाता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलो, तो फिर से एक बहुत ही बेकार लेवल का क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में, और इससे ज्यादा खराब लेवल होगा अगर आप इस साल का जेईई का पेपर देखोगे तो इससे भी नीचे लेवल के क्वेश्चंस देने वाले हैं वो, ठीक है। तो एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई। भाई बोल रहा है 3 वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है। और बोल रहा है इफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, और प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो इसको डायरेक्ट बोल देना चाहिए था कि बी डॉट ए और सी डॉट ए बराबर है। अच्छा, और बोल रहा है ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू, अच्छा सी और ए, ठीक है, एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर तो क्या हो गया? बी डॉट सी 0 हो गया। हाँ, अब जब भी मैंने आपको, जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे तभी बोला, जब भी इसके मैग्नीट्यूड पे खेलेगा क्या करना है? मैग्नीट्यूड पे खेलेगा क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है। तो मैंने किया इसका स्क्वायर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर किया तो इधर आ जाएगा भाई, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, माइनस, और मेरा काम आसान कर दिया भाई। ऑफ कोर्स प्लस में नहीं खेल सकते थे, तो माइनस सी वेक्टर है तो कौन कौन सा जीरो नेगेटिव दे देगा? बीसी नेगेटिव पे जाएगा और सीए भी नेगेटिव पे जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना आपकी मदद कर दिया। एसी और बीए, ए बी बराबर है दोनों, एसी और ए बी दोनों बराबर है और बीसी 0 है, तो इनका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा। बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या है भाई? 16 प्लस 16 प्लस 4 36। तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी क्या है? सॉरी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मॉड क्या है? 6 है। मॉडुलस नेगेटिव तो होता नहीं, ठीक है। तो काफी फालतू क्वेश्चन, ठीक है। आप पूरा इधर उधर का वेक्टर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सब पढ़ के गए और उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। चलो करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन हमने किए बेस थ्योरम पर, और एट लास्ट अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर अगर ये भी बच्चे गलत करके आए तो फिर इसमें जो रैंक गड़बड़ आती है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का ज्यादा रोल है भाई, गड़बड़ रैंक होने पर। ओके, अब देखो तो बिल्कुल सिंपल सा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब आप मुझे समझाओगे एक एक करके, आधा आधा पार्ट समझाएगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे नेहा से, फिर केतकी बताएगी क्या करना है, फिर केयूरी बताएगी, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। बॉक्स 1 में पहले तो मैंने बोल दिया है, इनफैक्ट ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। पहले तो पकड़ना है कि क्या ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो वो तो एक लाइन से पता चल जाएगा क्योंकि जो बाद वाला इवेंट है वो हो चुका है। द नंबर ऑन द कार्ड फाउंड, ए बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट। द नंबर ऑन द कार्ड इज फाउंड टू बी अ नॉन प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। एकदम चीख के बोल रहा है कि भाई बेस थ्योरम यूज करो,
ठीक है। अच्छा भाई, आप मुझे वो एक्रोनिम, आप जो कैपिटल लेटर्स में आप जैसा सोच रहे हो आप मुझे वैसा बताओ, प्रोबेबिलिटी 1 गिवन दैट ए या समथिंग समथिंग, वो वाली चीज आप मुझे बताओ। कैसे लिखें बेस थ्योरम को यहाँ पर? नेहा प्रोबेबिलिटी बेटा, रुक जा बनी, रुक जा। प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी that which is box 1 हाँ into that non-prime number is chosen such that box 1 is chosen divided by एक सेकेंड, मुझे निकालना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिखूंगा? probability that box 1 is chosen such that a non-prime number is equals to probability of choosing non-prime from 1 box 1 हाँ multiplied by probability of such choosing that box 1। box 1 ठीक है, फिर वही है, probability of choosing non-prime number from box 2 multiplied by probability of choosing box 2 plus probability of choosing a non-prime number from box 1 multiplied by probability of choosing box 1। वही एक खेल खेला होगा, 2 प्राइम नंबर है या नहीं है, वो वाली चीज पूछ लिया होगा। तो देखो तो 1 से लेके 30 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं या कितने नॉन प्राइम है, आप दोनों में से कुछ भी बता सकते हो मुझे। ये वाली चीज तो, ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 तो खेल है बस, बॉक्स 1 बॉक्स 2 1/2 वेज में ही चूज कर सकते हो, तो वो तो बेवकूफ बनाने के लिए पूछा है, ठीक है। तो केवल नॉन प्राइम नंबर बॉक्स 1 से चूज करना है डिवाइडेड बाय नॉन प्राइम नंबर बॉक्स 2 से चूज करना है, केवल इतनी प्रोबेबिलिटीज बतानी है, ठीक है। तो 1 से 30 के बीच में कितने नॉन प्राइम नंबर्स हैं या उसका उल्टा 1 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 10 प्राइम नंबर्स हैं, तो कितने नॉन प्राइम हो गए भाई? 30 नॉन प्राइम हो गए, टोटल 30 नंबर्स हैं, ठीक है। बॉक्स 1 का काम हो गया, बॉक्स 1 का काम हो गया, तो बॉक्स 1 नीचे भी दिखेगा 20/30। और दूसरा वाला क्या है? 31 से लेकर के 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, कैलकुलेट कर ले, नॉन प्राइम माइनस करके निकालेंगे। तो 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, और बस 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 प्राइम नंबर हैं, मिस तो नहीं कर दिया, 39 नहीं, 40 नहीं, 41 है, 42 के आसपास में, 41 43 48 के आसपास में, 47, ठीक है। तो 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो कितने नॉन प्राइम नंबर्स हो गए भाई? 15। टोटल कितने नंबर्स थे? 20, ठीक है। चेक करो तो कितना आंसर आ रहा है भाई? सेवन 2√7 2 upon 8/17 8/17 ठीक है। हाँ ओके, स्टिल हम आज फिर से पेपर डिस्कस नहीं कर पाए, एनीवेज कल पेपर डिस्कस कर लेंगे। लगभग कोई खास क्वेश्चन नहीं है जेईई मेंस 2020 में, कुछ क्वेश्चंस हैं, बस मुझे ये दिखाना है कि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा नहीं है, तो डरना नहीं है। वही है, कल हम फिर दोनों पेपर्स डिस्कस कर लेंगे, सफिशिएंट टाइम तो है, सो वी शुड डिस्कस दैट वेक्टर वाला पेपर इफ इन केस यू आर हैविंग मेनी डाउट्स, और 3D वाला पेपर भी डिस्कस कर लेंगे, 3D वाला पेपर, एंड मेजर टेस्ट का एक पेपर बचा हुआ है, तो वो डिस्कशन है। देखते हैं कल अगर हो सके तो हम ये दोनों चैप्टर टेस्ट के पेपर्स डिस्कस कर लेंगे, वेक्टर और 3D, और थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कल की क्लास भी थोड़ी छोटी ही होगी, ठीक है। ऑल्सो सीईटी वाले जो पेपर्स में डाउट है वो भेज देना, जिसको कोई सीईटी वाले पेपर में डाउट है मैं उनको अलग से भेज दूंगा, ठीक है। चलो मेरी एक और क्लास है 8 बजे से, तो मैं चाह रहा हूँ, बाय।